आज बात करेंगे हम फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसके बारे में बात करना है, फील्ड के बारे में बात करना है। ठीक है, तो पहला बताया था जर्म प्लाज्म और दूसरा था सीड प्रोडक्शन टेक्निक। क्या था? दूसरा था सीड प्रोडक्शन टेक्निक और एक था ब्रीडिंग टेक्निक। तीसरा क्या था? ब्रीडिंग टेक्निक। ये 3 क्षेत्र हैं इसके। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। अब तीनों के बारे में चर्चा करनी थी। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है, इसे ये भी कह सकते हैं आर अथवा प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। क्लियर? इसके बारे में बात करना है। जैसे जर्म प्लांट और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स होता है, इसके बारे में क्या कहना है? कहने का मतलब ये है कि जो भी फसलों को पैदा करने के लिए बीज हो गए या जो भी वेरिएशन देखा जाता है किसी फसल में, तो उसको जो है कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, संरक्षित करना ही क्या कहलाता है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहलाता है। कहने का मतलब फसलों में, किसमें? फसलों में विविधता को एकत्रित करना, संरक्षित करना, ये क्या कहलाता है? यानी उनको ज़्यादा समय के लिए, इन फ्यूचर के लिए जो है संरक्षित करके रखना, क्या कहलाता है? आपका जेनेटिक रिसोर्स कहलाता है। जैसे कि कहने मतलब कुछ जंगली स्पीसीज़ हैं, कुछ स्ट्रेन हैं, उन सबको रखना क्या कहलाएगा? जर्मप्लाज्म या प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहलाएगा। दूसरा क्या है? सीड प्रोडक्शन टेक्निक। कहने का मतलब सीड प्रोडक्शन करने के लिए, सीड प्रोडक्शन करने के लिए जो भी विधियों का हम प्रयोग करेंगे, कहने का मतलब जिन जानकारियों को हम जानेंगे प्रोडक्शन कैसे किया जाए, जिसमें कि जेनेटिकली प्योरिटी एंड फिजिकली प्योरिटी दोनों किस बीज से तैयार किया जाए, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रखी जाए, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए जिन बातों को हम जानते हैं वो सीड प्रोडक्शन टेक्निक के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या है? तीसरा है ब्रीडिंग टेक्निक्स। ब्रीडिंग टेक्निक्स में क्या होता है? किस फसल में हमें किस प्रकार का तकनीकी उपयोग करना है, किससे कौन सा यानी ब्रीडिंग मेथड लगा के हमें उससे नई वैरायटी इम्प्रूव करना है, और किस तरीके से, कहने मतलब जिसमें जैसे कोई भी फसल है, किसी में कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है, कोई भी जीन डालना है, तो कैसे अपनाएंगे, किस तकनीकी को अपनाएंगे। ठीक है, किसी में जैसे कोई चीज़ है, कुछ अर्ली वैरायटियां हैं जैसे कि, और कुछ लेट वैरायटियां हैं, कुछ मिड सीजन की वैरायटियां हैं। तो जैसे कहने मतलब कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि कुछ फलियां तो पहले पक जाती हैं, कुछ लेट में पकती हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, इनमें जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक साथ पकने के लिए जो भी मेथड्स अपनाए जाते हैं वो सब ब्रीडिंग मेथड के अंतर्गत आते हैं। क्लियर इतनी बात? ये तीनों बिंदु यही थे, इसके अंतर्गत यही था। यही कहने का मतलब कि क्या होगा कि ब्रीडिंग टेक्निक में जो भी सुधार होने हैं वो, और जो सीड प्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक और फिजिकली इन प्योरिटियों को जानने के लिए जो है हम ये प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या क्या है। तो पादप प्रजनन के उद्देश्य, सबसे पहली तो चीज ये है कि अधिक उपज, हाई यील्ड, अधिक उपज
एक तो ये उद्देश्य हो गया। कहने का मतलब जब हम पादप प्रजनन को अपनाते हैं, इसके द्वारा कोई वैरायटी इंप्रूव करते हैं, तो सीधी सी बात आज के समय में इन फ्यूचर में देखते हुए जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही है, बढ़ोतरी हो रही, वैश्वीकरण चल रहा है, कि लोगों को बराबर भोजन मिलना चाहिए। तो बराबर भोजन खाद्यान्न की कैसे व्यवस्था होगी, तो कम से कम कहने का मतलब ये है कि जो फसलों का अगर अधिक उत्पादन होगा तो उसके बाद तभी हम पूरा कर सकते हैं। तो पहला बिंदु ये हो गया, उद्देश्य क्या है, पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य हो गया अधिक उपज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि उत्पाद में गुणवत्ता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्पाद में गुणवत्ता यानी क्वालिटी। ठीक है, जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, उसमें भी सुधार होना चाहिए। जैसे पहले ट्रेडिशनल खेतियां हुआ करती थी, ठीक है ना, धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया। वो सुधार किस माध्यम से किया गया, प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से किया गया। तो कहने का मतलब पहली बात हमने जाना कि अधिक उपज, दूसरी बात उत्पाद, उत्पाद में जो है, उत्पाद में गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है, अगली नेक्स्ट बात क्या है, प्रतिरोधी किस्में। अगला क्या है, प्रतिरोधी किस्मों का विकास। और अगला एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास, एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास। फिर और क्या हो सकता है, सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास, सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विमोचन, जलमग्न किस्मों का विमोचन, जलमग्न किस्मों का विमोचन। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य के अंतर्गत। ये सारे बिंदु आएंगे, अधिक उत्पादन, और उत्पाद जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिरोधी किस्मों को इम्प्रूव करना यानी कि उनमें सुधार करना, और सूखा प्रतिरोधी किस्में हो गई उनका विमोचन करना, जलमग्न किस्मों का विमोचन करना। ठीक है, और क्या हो सकता है, कीट एवं रोग, कीट एवं रोगों से प्रतिरोधी किस्मों का विमोचन। क्लियर, तो देख लीजिए पहला बिंदु तो सीधा सीधा समझ में आ रहा, जो भी हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू यानी कोई भी वैरायटी हम निकालेंगे तो वो सबसे पहली चीज तो हाई एल्ड वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज गुणवत्ता, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। साइज भी कह सकते हैं, साइज भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। प्रतिरोधी किस्में होनी चाहिए, किससे प्रतिरोधी किस्में हो सकती हैं, खरपतवार से भी, खरपतवार, और कह सकते हैं कि आपका जो वातावरण में होने वाले जो भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि कहने मतलब कि ताप के प्रति यानी सूखा हो गया, जलमग्न हो गया, इन सब एक साथ पकने वाली, जैसे बहुत सारी फलियां, जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, इसमें कुछ फलियां पहले पक जाती हैं, कुछ बाद में होती हैं। कुछ जैसे सरसों की फसल है तो कुछ पहले पक जाती है, कुछ लास्ट में पकती है। तो कहने मतलब ऐसी वैरायटी को विमोचित करना है जो एक साथ पके। अच्छा, एक साथ पकने से, जैसे कि ये बिंदु था आपका एक साथ पकने, जैसे धान की कुछ किस्में हैं, किसकी, धान की किस्मों का, जो ऐसी किस्मों का विमोचन करना जो कम समय में तैयार हो जाए, कितने कम समय में तैयार हो जाए, जिससे अगर धान की फसल में अगर कम समय में तैयार होने वाली किस्म अगर तैयार हो जाती है तो उसके बाद धान के बाद जो है गेहूं की फसल जो है समय से ली जा सके, जब गेहूं की फसल समय से ले सके। दूसरी चीज क्या होता है, फसल चक्र को अपनाया जा सके। ठीक है ना, जैसे अर्ली, जल्दी तैयार होने, एक बिंदु ये भी लिख सकते हैं, जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का विमोचन। ठीक है ना, अगर जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का विमोचन है तो जैसे ये धान के बाद गेहूं वाला जो फसल चक्र है ये आसानी से अपनाया जा सकता है। क्लियर, फिर सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विमोचन। सूखा प्रतिरोधी कहने का मतलब बहुत से देखा जाए तो अधिकतर हमारे देश में
असिंचित क्षेत्र में ही खेती अधिकतर की जाती है, सिंचित में बहुत कम। अधिकतर क्षेत्र असिंचित हैं। तो कहने का मतलब जैसे जो सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विमोचन किया जाएगा उसमें क्या होगा कि उनके अंतर्गत उनके सीड में जो है उस फसल में जो है सूखा के प्रति क्षमता अधिक होगी, उसमें पानी कम लगेगा, ठीक है ना। दूसरी क्या है, जलमग्न किस्मों का विमोचन। कहने का मतलब जिन क्षेत्रों में जल का भराव रहता है या जल की मात्रा अधिक होती है, मॉइस्चर अधिक होता है, तो उसके प्रति जो है कहने का मतलब ये है कि जलमग्न के प्रति जो है सहनशील, टोलरेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना। ऐसी किस्मों को विमोचन करना जहां पर जो है कि अगर जल भी है, मॉइस्चर अधिक भी है, तो वहां पर फसलों को पैदा किया जा सके, अधिक से अधिक उपज लिया जा सके, वहां की भूमि का सही उपयोग किया जा सके, ऐसी किस्मों को विमोचित करने से है। फिर कीट एवं रोगों से प्रतिरोधी, तो ऐसी किस्मों का विमोचन करना है जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, जिसमें कि रोगों का प्रभाव ज्यादा ना लगे और कीटों का प्रभाव ज्यादा ना हो। जब ऐसी इम्प्रूव की जाएंगी वैरायटियां, ऐसी वैरायटियां विमोचित की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसान को कम लागत लगानी पड़ेगी, कम खर्च करना पड़ेगा और हमारी फसल भी अच्छी से अच्छी तैयार होगी। ठीक, क्लियर इतनी बात, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे पादप प्रजनन के इतिहास को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। पादप प्रजनन के इतिहास को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, तो देखेंगे पादप प्रजनन के इतिहास के बारे में देखेंगे। इसको जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है, 4 भागों में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है, ठीक है। कितने भागों में विभक्त किया गया है, 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, देखिए पहला है आपका, एक हो गया प्रेमेंडेलियन जो चलता है बिफोर 1900 सेंचुरी, ठीक है ना। 1900 से पहले का जो समय था वो प्रीमेंडेलियन था। फिर मेंडेलियन था 1900 से 1920 तक। फिर उसके बाद पोस्ट मेंडेलियन 1921 से 1950 तक। फिर रिसेंट एडवांस जो कि आफ्टर 1950 1950 के बाद का था, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इसके एक एक बिंदुओं के बारे पर देखेंगे।